If you want your kids to be in a future where there are equal opportunities or a sustainable living, you might as well craft that future. नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं श्रीकांत बोला के बारे में। हाल ही में इनके ऊपर एक बायोपिक भी बनी है, जिस बायोपिक में राजकुमार राव इनका कैरेक्टर प्ले करते हुए हमें दिख रहे हैं। ये एक ऐसे लड़की की कहानी है जो लड़का जब पैदा हुआ था तो उनके घर वाले के जितने भी दोस्त थे वो बोल रहे थे कि इस लड़के को आप मार दीजिए, लेकिन इनके घर वालों ने ऐसा नहीं किया और आज के दिन वही श्रीकांत बोला करोड़ों की कंपनी के मालिक बन चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यही श्रीकांत बोला आज के दिन हजारों लोगों के इंस्पिरेशन भी बन चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, जब ये छोटे थे तो एपीजे अब्दुल कलाम ने इनसे पूछा था कि आपको बड़ा होकर क्या बनना है, तो इन्होंने जवाब दिया था उन्हें कि मुझे भारत का पहला विजुअली इंपेयर्ड प्रेसिडेंट बनना है, और आज भी ये यही सोचते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या ऐसा श्रीकांत बोला ने कि आज के दिन वो हजारों लाखों लोगों की इंस्पिरेशन बन चुके हैं। So I told myself, why should I follow everybody and take up arts and be a linguist or a professor or a literate? I rather want to change this system and change how things are done so far. श्रीकांत बोला का जन्म 7 जुलाई 1991 को दामोदर राव और वेंकट माँ के घर में हुआ था। श्रीकांत जब पैदा हुए थे तो वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी थे, और जैसे कि वो भारत में पैदा हुए थे और यहाँ की लोगों की सोच ही ऐसी है कि आपके घर में जब लड़का होता है तो ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात होती है, और श्रीकांत के केस में भी कुछ ऐसा ही था। सब लोग खुश हो गए थे ये देखकर कि एक लड़का हुआ है, लेकिन कुछ ही देर में ये खुशी का माहौल मातम में बदल जाता है। थोड़ी देर तक उनके घर वाले कोशिश करते हैं, लेकिन श्रीकांत अपनी आंखें नहीं खोलते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि श्रीकांत अंधा पैदा हुए थे। श्रीकांत के घर के आसपास वाले जितने लोग भी थे वो श्रीकांत के मम्मी पापा को बोला करते थे कि आपको इसे मार देना चाहिए, क्योंकि इस बच्चे का पैदा होना आपके लिए एक सिन है, यानी कि एक श्राप है। लेकिन श्रीकांत के माता पिताजी ऐसा नहीं करते हैं। श्रीकांत बचपन से ही बहुत ही ब्रिलियंट थे और बचपन से ही अपने घर के फैमिली के जो काम काज होते हैं उसमें हाथ बटाया करते थे। उनके पिताजी एक किसान थे, तो जब भी वो किसानी करने खेत में जाते थे तो वो श्रीकांत को लेकर जाते थे। श्रीकांत उनका हाथ बटाया करते थे, लेकिन वो ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे थे अपने पिताजी, क्योंकि वो छोटे थे तो कितना ही कर पाएंगे श्रीकांत आखिर। तो ये देखकर उनके पिताजी सोचते हैं कि इस बच्चे को ऐसा करता हूं मैं स्कूल में डाल देता हूं, और सबसे पास स्कूल उनके घर से जो था वो 5 मील दूर था। श्रीकांत जो कि देख भी नहीं सकते थे वो ऐसे रास्ते को पार करके हर रोज स्कूल जाया करते थे। स्कूल में भी उनको बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था, और स्कूल में उनसे कोई भी बच्चा कभी भी बात नहीं किया करता था। हमेशा स्कूल जाकर वो आखिरी बेंच में बैठा करते थे और वहां पे सोचा करते थे कि काश कोई मेरे से बात करता। इंतजार किया करते थे कि एक दिन कोई मेरे पास आएगा और बात करेगा, लेकिन ये इंतजार उनका कभी भी खत्म नहीं होता है। आज भी जब वो इंटरव्यूज देते हैं तो वो बताते हैं कि कैसे उस समय वो दुनिया के सबसे गरीब इंसान थे, क्योंकि उनके पास कोई भी दोस्त नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अकेलापन था उनके पास। I used to be frustrated all the time. Why I'm not included? Why not me only? Why everybody is happy? Why not myself? धीरे से श्रीकांत के माता पिता भी इस चीज को नोटिस करते हैं और उनको पता चलता है कि हैदराबाद में स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए एक स्कूल है। 1996 में हैदराबाद की उसी स्पेशली एबल्ड बच्चों के स्कूल में श्रीकांत को डाल दिया जाता है, और क्योंकि श्रीकांत बहुत छोटे थे तो उनको घर परिवार का बहुत ज्यादा याद आता है, तो वो स्कूल से बार बार भागने की कोशिश करते हैं। एक बार वो ऐसे ही भागकर हैदराबाद में उनके रिश्तेदार रहते थे वो उनके घर चले जाते हैं, लेकिन 1998 में फिर से श्रीकांत को एक बार स्कूल में डाल दिया जाता है और एक बार फिर से वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार उनके जो स्कूल की वार्डन रहती है वो उनको जोर से एक तमाचा देती है, और ये तमाचा उनका पूरा भविष्य बदल देने वाला था। ये तमाचा उनको रियलाइज करवा देता है कि अगर वो जिंदगी में पढ़ेंगे नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक मामूली विजुअली इंपेयर्ड इंसान बन के रह जाएंगे, और ऐसा श्रीकांत कभी भी नहीं चाहते थे। इसके बाद श्रीकांत पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान लगा देते हैं और वो पढ़ाई में एक्सेल कर जाते हैं। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, वो धीरे धीरे चेस और क्रिकेट भी खेलने लगते हैं, जिसे वो सीख कर प्रोफेशनली नेशनल लेवल पे भी खेलते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को आप लोग सब जानते ही होंगे। भारत के इतिहास के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं एपीजे अब्दुल कलाम। भारत को कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर बनाने में एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा हाथ था, और आज बहुत सारे लोग एपीजे अब्दुल कलाम का रिस्पेक्ट करते हैं। जब एपीजे अब्दुल कलाम रामेश्वरम जाया करते थे तो वो उड़ते हुए पंछियों को देखते थे और बोलते थे एक दिन मुझे इन्हीं पंछियों के जैसे उड़ना है। ऐसी सोच रखते थे एपीजे अब्दुल कलाम, और एपीजे अब्दुल कलाम भारत की आम जनता का भी बहुत ज्यादा सेवा किया करते थे। इसके लिए उन्होंने लीड इंडिया फाउंडेशन करके एक फाउंडेशन भी खोला था, जो बच्चों को एक लीडर कैसे बनते हैं वो सिखाता था ये फाउंडेशन। इसी फाउंडेशन के एक कॉन्फ्रेंस के दौरान
दौरान एपीजे अब्दुल कलाम की मुलाकात श्रीकांत के साथ होती है। एपीजे अब्दुल कलाम श्रीकांत से पूछते हैं कि आपको बड़ा होकर क्या बनना है। श्रीकांत बड़ी ही ब्रेवली उन्हें बोलते हैं कि मुझे भारत का पहला विजुअली इंपेयर्ड प्रेसिडेंट बनना है। इस जवाब को सुनकर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद 90% से भी ऊपर लाकर श्रीकांत 10वीं पास करते हैं और उसके बाद साइंस की स्ट्रीम में उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन उस समय जो सीबीएसई बोर्ड था वो उन्हें साइंस नहीं देना चाह रहा था क्योंकि वो देख नहीं सकते थे, सिर्फ और सिर्फ वो विजुअली इंपेयर्ड थे, इसीलिए साइंस सब्जेक्ट उन्हें चूज नहीं करने दिया जा रहा था। इस चीज के लिए वो कोर्ट चले जाते हैं और वो पूरे एजुकेशन सिस्टम को, सीबीएसई को सू कर देते हैं अपने टीचर के हेल्प से। 6 महीने तक वो कोर्ट में बैटल लड़ते हैं और आखिरकार उन्हें साइंस चूज करने दिया जाता है, लेकिन at his own risk. But this is what inspired me, and this is my passion to create my own future by setting up a company which is worth millions today. और वो इस रिस्क को लेते हैं और 12th के एग्जाम में 98% स्कोर करते हैं। देखिए उनको जिंदगी में कुछ बड़ा करना था, तो इसके बाद वो आईआईटी, एनआईटी और बीआईटी जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस के फॉर्म्स भरते हैं, लेकिन कोई भी कॉलेज इन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है। आप इमेजिन करके देखिए, 98% लाया है बंदा बोर्ड के एग्जाम में और कोई भी कॉलेज इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी नहीं था। तो ये खुद बोलते हैं कि आईआईटी क्या मुझे रिजेक्ट करेगा, मैं आईआईटी को रिजेक्ट करता हूँ। और उसके बाद ये भारत की बाहर की जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं उनके फॉर्म्स भरने लगते हैं। फॉर्म भरने के ठीक बाद यूएसए के 4 बड़े कॉलेजेस में उनका सिलेक्शन हो जाता है, जिनमें से वो एमआईटी को चूज करते हैं। एमआईटी को चूज करने के साथ ही वो दुनिया के पहले इंटरनेशनल विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट बन जाते हैं और एमआईटी में भी वो अपनी स्टडीज में बहुत ज्यादा एक्सेल करने लगते हैं। एमआईटी एक ऐसी जगह है जहां पे आपको प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत ज्यादा सिखाई जाती है। भारत में जैसे आपको बुक वाली रीडिंग दी जाती है, बुकिश नॉलेज दी जाती है, लेकिन वहां पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, जिससे श्रीकांत बहुत सारी चीजें सीखते हैं। इसके बाद एमआईटी के ग्रांट्स उनको मिलते हैं और एमआईटी की ही प्रोजेक्ट्स को लेकर भारत के बैंगलोर में एक ब्रेल लिपि की लाइब्रेरी खोलते हैं। उनके पास बड़े बड़े जॉब के ऑफर्स आते हैं, लेकिन वो सोच लिए थे मुझे जिंदगी में कभी भी जॉब नहीं करना है तो कुछ अपना करना है और एक रिवॉल्यूशन लाना है भारत में। और वो रिवॉल्यूशन कैसे लाना था उनको, आइए मैं बताता हूँ आपको। देखिए वो जानते थे कि भारत की 10% जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं स्पेशली एबल्ड है और ऐसे स्पेशली एबल्ड लोग को कोई भी कंपनी जॉब्स कभी भी ऑफर नहीं करती है और भारत के वर्क फोर्स से ये 10% पॉपुलेशन पूरी ही अलग हो जाती है। और अगर आप इस 10% पॉपुलेशन का यूज नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। श्रीकांत इसी 10% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते थे और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए वो क्या कर सकते थे, अगर वो कोई कंपनी ज्वाइन कर लेते तो किसी को कभी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाते। इसी वजह से 2012 में वो अपने मित्र रवि मांत के साथ मिलकर बोलेंट इंडस्ट्रीज की शुरुआत करते हैं। एक्चुअली वो जो यूएस में थे तो वो बहुत सारे वहां की कटलरीज देखा करते थे। वो जो डिस्पोजल वाली कटलरीज आती है ना, जिसमें फास्ट फूड्स दिया जाता है या फिर बाकी सारे फूड्स दिया जाते हैं, एक्चुअली अमेरिका में ये एस्थेटिकली बहुत ज्यादा प्लीजिंग बनते हैं और अच्छे मटेरियल से बनते हैं। भारत में अगर आप देखेंगे तो ये सारे प्लास्टिक से बनते हैं और आप तुरंत ही वो सारी चीजों को डिस्पोज कर देते हैं और वो डिस्पोज होते भी नहीं है बिकॉज वो प्लास्टिक से बनते हैं। तो श्रीकांत बोला का प्लान ये था कि वो भारत में ऐसे ही रिसाइक्लेबल और बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे और वो पेपर को रिसाइकल करके ये सारी चीजें बनाएंगे। तो बोलेंट इंडस्ट्रीज में बेसिकली हो यही रहा था। अब रिवॉल्यूशन कैसे लाना चाहते थे, वो रिवॉल्यूशन वो ऐसे लाते हैं कि ये बोलेंट इंडस्ट्रीज में आज भी अगर आप डेटा देखते हैं तो इनका 75% वर्क फोर्स जो है वो स्पेशली एबल्ड लोग से भरा हुआ है। बोलेंट इंडस्ट्रीज अपने आप में बाकी सारी कंपनी से बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि इनका सिलेक्शन प्रोसीजर ही बहुत ज्यादा अलग होता है। बाकी सारी इंडस्ट्रीज या फिर कंपनी में अगर आप जाएंगे तो आपके डिग्री के दम पर आपको वहां पे सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन बोलेंट इंडस्ट्रीज में श्रीकांत के अंडर ऐसा नहीं होता है। श्रीकांत बोलते हैं कि डिग्री तो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है, बोलेंट इंडस्ट्रीज में आपको जज्बा देखा जाता है आपका। बोलेंट इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करने के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है आप, तो आपको तुरंत ही जॉब दे दी जाएगी, लेकिन अगर आप पैशनेट नहीं है और आपके पास बड़ी से बड़ी डिग्री है आपको तब भी यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगा। ये कंपनी आज के दिन में बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है और इसका करोड़ों का टर्नओवर होता है। I could have joined some well-built organization which I call it as past or create something new which I call it as future. So I rather decided that I want to create my own future. अपनी इस जर्नी से श्रीकांत ने दिखा दिया है कि कैसे आपके सामने अगर बड़ी से बड़ी भी ऑब्स्टिकल आती है तो अगर आप चाहें और आपके पास विल पावर हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। श्रीकांत बोला तमाचा है उन लोगों के फेस पे जो आज भी अगर लड़की कहीं पे पैदा होती है या फिर स्पेशली एबल्ड बच्चा किसी का पैदा होता है तो उसे वो मार देते हैं। इनकी स्टोरी तमाचा है उनके मुंह पे। अगर आज भी कोई श्रीकांत बोला से पूछता है कि आपको क्या बनना है आगे जाकर, तो वो बोलते हैं कि मुझे भारत का पहला स्पेशली इंपेयर्ड प्रेसिडेंट बनना है। क्या बोला कभी भारत के पहले स्पेशली इंपेयर्ड प्रेसिडेंट बन पाएंगे? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? अपनी इसी जर्नी की वजह से आज श्रीकांत बोला हजारों लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। वो लोग जो अपने घर पे बैठे रहते हैं, सब कुछ भगवान का दिया हुआ सब कुछ है उसके
उसके पास, लेकिन वो अपने आलसपन की वजह से कुछ नहीं कर पाते हैं। श्रीकांत की स्टोरी उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। और जो लोग स्पेशली एबल्ड होते हैं और उनके आसपास वाले सोचते हैं कि ये क्या करेगा जिंदगी में, उनके भी मुंह पर तमाचा है श्रीकांत बोला की ये स्टोरी। अभी हाल ही में इनके जिंदगी के ऊपर एक बायोपिक भी रिलीज हुई है, जो कि आप थिएटर में जाके देख भी सकते हैं। बहुत ही इंप्रेसिव मूवी है ये, और अगर आप देखने जाएंगे तो आपके समय समय पर गूस बम्स आते रहेंगे। क्या सोचते हैं आप श्रीकांत बोला के बारे में? क्या आप भी इनसे इंस्पायर्ड हुए हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।